नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर दोस्तों। इन तमाम विषयात पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले 15-20 मिनट में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा के तमाम तथ्य जो आपके आधिकारिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, आइए इनकी चर्चा शुरू करते हैं। इस टेलीग्राम हैंडल से आप डाउनलोड कर पाएंगे आज की क्लास की पीडीएफ और सारांश। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न के बारे में। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताया जाता है दोस्तों भारत रत्न। और भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन जो नाम का है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, तो दो पूर्व प्रधानमंत्री साहब को बेसिकली ये दिया जा रहा है। और इसके अलावा एक वैज्ञानिक है हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सो इन तीनों को बेसिकली पोस्ट ह्यूमसली यह अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों। पोस्ट ह्यूमसली क्या मतलब होता है आपके पास में? मृत्यु उपरांत, है ना। ये याद रखा जा सकता है कि यह जीवित को भी दिया जा सकता है, जैसे अभी दिया गया है एल के अडवाणी साहब को भी। इसके अलावा यह पोस्ट ह्यूमसली भी दिया जा सकता है। ठीक है। दो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी रहे हैं, भारत में तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और हमारी हरित क्रांति के लिए और भारत में खाद्य सेल्फ सफिशिएंसी के लिए या फिर खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए थे। और उसी के फलतः बेसिकली इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें इनके बेसिक के बारे में, जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, तो चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वह यूपी से बिलोंग करते थे। मेरठ से आपने नाम तो सुना ही होगा। और ये भारत की इंडिपेंडेंस के बाद में 1979 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने जो है कार्य किया है। तो भारत में जो लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार है, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजों के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा। भूमि जोत की जो सीमा होती है, लैंड सीलिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो 1960 में जो भूमि जोत अधिनियम था, है ना, 1960 का भूमि जोत अधिनियम जो था, है ना, तो उसके अंतर्गत इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। यही नहीं, आज़ादी के पूर्व भी अगर देखेंगे चौधरी चरण सिंह साहब का 1939 के आसपास में एक ऋण मोचन विधेयक भी आया था। उस ऋण मोचन विधेयक में भी माननीय का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान देखने को मिला था। और इसी के कारण बेसिकली जो जो ग्रामीण देनदारों को बेसिकली महत्वपूर्ण राहत मिल पाई थी, एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा था। आज़ादी के पहले भी इन्हें किसानों का नेता देखा जा रहा था और आज़ादी के पश्चात भी। फलतः यूपी से बिलोंग कर ही रहे थे और भारत की राजनीति में भी आए। आपने नाम सुना होगा एक लोक दल के बारे में, है ना। सो उत्तर भारत में जो फार्मर्स, किसानों को लेकर के एक मुख्य नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह साहब को देखा जाता है। यूपी के नूरपुर से यह बिलोंग करते थे। मित्रों, आगे बेसिकली अगर हम लोग बात करें नरसिम्हा राव साहब की, तो नरसिम्हा राव साहब जो हैं आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तेलंगाना आज का, है ना, करीमनगर, वहां से बिलोंग करते थे ये। और याद ये रखना है आपके पास में कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, कूटनीति में बहुत ही विद्वता थी इनकी। ठीक है। और एक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव तो था ही इनके पास में। पर जो आपने नाम सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमारे आर्थिक सुधार, जो एक फंक्शनल हमारी इकोनॉमी जो है ना, हमारी अर्थव्यवस्था में क्रियात्मक संरचनात्मक जो बदलाव जो है उसके लिए इनको जाना जाता है। एक लाइसेंस राज में भी बेसिकली जो काफी पाइवोटल देखा गया था हमारी अर्थव्यवस्था के सुधार के क्षेत्र में, उसका श्रेय भी मान्यवर को दिया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 1991 से 1961 तक। ठीक है। लाइसेंस राज को हटाने को लेकर के, आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर के इनका काफी श्रेय और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनके नाम की अनुशंसा, रिकमेंडेशन की गई है और इन्हें भारत रत्न दिया जाने वाला है। इसके अलावा तीसरा नाम हमारे सामने जो है भारत रत्न के लिए, वो है एम एस स्वामीनाथन साहब का। वैज्ञानिक भी रहे हैं, एग्रोनॉमिस्ट रहे हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। हरित क्रांति में इनका बहुत ही नाम बेसिकली देखा जाता है। तमिलनाडु नाम सुना होगा, तंजवुर, है ना, वहां से बिलोंग करते हुए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यही नहीं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य कर रखा है दोस्तों। और आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी है, उसमें किसको बेसिकली आर्थिक परिस्थिति के जनक के रूप में मान्यता दी है, तो आप नाम बता पाएंगे, एम एस स्वामीनाथन। याद रहे दोस्तों, लास्ट ईयर ही बेसिकली जो है ये दिवंगत हो चुके हैं, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
अगला है आपके पास में हिंद महासागर सम्मेलन। देखिए, जो ये आईओसी कॉन्फ्रेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस बार 7वीं आईओसी कॉन्फ्रेंस जो है वह ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पर्थ नाम का एक स्थान है वहां पे ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। याद ये रखना चाहिए आपको कि ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कब से शुरू किया गया है? हमने जब से मोदी जी आए उसके 1-2 साल बाद 2016 से इसको शुरू कर दिया है। कोविड के टाइम थोड़ा सा रुका हुआ था आपके पास में, अब वापस शुरू किया गया है। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन के अंदर हिंद महासागर में जितने भी महत्वपूर्ण देश है, छोटे देश बड़े देश, सभी देश इसके अंतर्गत आ रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति महोदय ने भी यहाँ पे बताया है कि जो इंडियन ओशियन रीजन में जो बहुत ही ज्यादा सैन्यीकरण, मिलिटराइजेशन हो रहा है, श्रीलंका को देख लो आप, इंडिया को देख लो, फ्रांस को देख लो, यूके को देख लो, सभी महाशक्तियां अपनी अपनी जो है सैन्य शक्तियों को, चाहे नेवल नौसेना को बेसिकली वहां तैनात कर रही। बोले सर इससे छोटे देशों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती है। ठीक है, ये है आईओसी 2024 और इस बार चल रहा है आपका ये 7वां एडिशन। देखिए, याद रखने को यहाँ पे है कि सारे जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, विदेश मंत्री हैं, वह हिंद महासागर सम्मेलन में मिलते हैं। और 2016 से ही इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से जो भारत का जो विदेश मंत्रालय है ना, यह इस डायलॉग को कंप्लीट कराता है, इस कॉन्फ्रेंस को कंप्लीट कराता है, इस सम्मेलन को कंप्लीट कराता है। तो प्रायोजित कौन करता है सर? मदद करता है इंडिया फाउंडेशन, है ना और आयोजन कौन करता है? वो करता है भारत का विदेश मंत्रालय। अब इसकी थीम जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सर आईओसी की थीम क्या है? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर। प्लीज लिखिए, स्थिर मतलब स्टेबल और टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल। तो स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन रीजन, यह इस एरिया की थीम रहने वाली है दोस्तों। 2016 से शुरू किया गया है। इसकी क्या थीम है, कितने देश आ रहे हैं, यह सारी की सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। अब उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य भी कई बार पूछा जाता है। सागर आपने नाम सुना ही होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। के सर इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और भारत जो है वह जितने भी क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो जितने भी लिटोरल कंट्रीज हैं, जो भी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हिंद महासागर में, वह उन राज्यों को, उन सारे समुद्री साझेदारों को एक साथ लाएं, समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जाए। यही नहीं, हमें कुल मिलाकर के इस एरिया में पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, मिलिट्री सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो है सागर इनिशिएटिव बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई विल रेदर सजेस्ट कि आप प्लीज सागर को अच्छे से पढ़िएगा अभी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक बेसिकली केस की सुनवाई कर रहा है। केस बेसिकली जो है बताया जा रहा है प्रियम्बल प्रस्तावना से रिलेटेड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में पूछा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, राइट, इसकी तारीख को बिना बदले क्या आपके पास में से संशोधन किया जा सकता है? कि सर अगर आपके पास उस प्रस्तावना में तारीख क्या आती है 26 नवंबर 2049, कि इसके अपनाने की तारीख को बिना बदले संशोधित किया जा सकता है क्या? क्योंकि भारत के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किससे हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था आपके पास में? इमरजेंसी के टाइम आया था। माननीय इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री महोदया थी, उन्होंने इस के द्वारा बेसिकली क्या किया था? दो शब्द बेसिकली ऐड किए थे। कौन सा शब्द ऐड किया था? एक सोशलिस्ट और एक सेक्युलरिज्म, कि भारत एक समाजवादी भी है और एक धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द बेसिकली भारत के प्रियम्बल के अंतर्गत डाले गए थे, संविधान के अंतर्गत। सो प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें सीखने और समझने की क्या है सर, अब ये पूरा मामला उठा क्यों? आपने एक बीजेपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर का नाम सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक पिटीशन, एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा कि ये जो शब्द है सोशलिस्ट और सेक्युलर, इसे प्रियम्बल से हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि 13 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जो प्रियम्बल के ऊपर सुनवाई कर रही थी, केशवानंद भारती केस में, इन्होंने इंटरप्रिटेशन में ये भी कहा था कि प्रियम्बल प्रस्तावना भारत के संविधान का जो है अभिन्न हिस्सा है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर जरूर है, संविधान को संशोधन जरूर करे, पर वह बेसिक स्ट्रक्चर का, बुनियादी संरचना का ध्यान रखे, उसके पश्चात ही वह कर पाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने ये तारीख क्यों नहीं बदली? ये जो तारीख है इसको भी तो बदलना चाहिए था 1949 को, राइट? तो आपने ये जो तारीख नहीं बदली, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातचीत चल रही है। हमें बेसिकली इसके पीछे के तथ्यों को हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार समझना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, ठीक है ना? सो किसके ऊपर विचार करती है, ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखने। देखिए, प्रस्तावना आपके पास में हमारे संविधान का एक परिचयात्मक या फिर आपके पास में इंट्रोडक्टरी
कथन है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इससे पहले ये जो दो शब्द हुआ करते थे आपके पास में, सोशलिस्ट और सेक्युलर, यह नहीं हुआ करते थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। सो आप इन चीज को याद रख पाएंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है मित्रों। पहले मात्र सोवरेन संप्रभु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की जाती है कि सर हम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पर इंदिरा जी ने सोशलिस्ट और सेक्युलर कि सर हम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्दों को भी जोड़ा। फिर हम न्याय की, लिबर्टी की, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, ये चार वैल्यूज की बात करते हैं। न्याय कैसा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। लिबर्टी किसकी हो, विचारों की हो, एक्सप्रेशन की हो, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की हो। इक्वालिटी किस में हो, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में, दोनों में हो। और फ्रेटर्निटी जो है आपके पास में, ताकि हम डिग्निटी, हम सभी एक दूसरे की अस्मिता बनाए रखें और भारत की एकता अक्षुण्णता पे जो है उसको आप भी ध्यान रखें, उसको भी अश्योर करें। इसके साथ में जो है संविधान की, जो संविधान सभा के द्वारा जो है 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 को अडॉप्ट इन एक्ट और टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई है। किस किस चीजों के ऊपर बात करता है प्रस्तावना? भारत के संविधान का स्रोत भी बताती है। सो हमारा प्रियम्बल या प्रस्तावना संविधान के स्रोत के मात्र ही नहीं, ये हमारे भारत के राज्य की एज अ स्टेट हमारा नेचर क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, उसकी भी ये बात करता है। जैसे हमें सॉवरेन है, संप्रभु हैं, सामाजिक हैं, धर्मनिरपेक्ष है, हम लोकतांत्रिक, हम गणराज्य हैं, ये सारी क्या हमारे नेचर, प्रकृति को ही तो बताता है। और हमारा भारत कैसा हो, कहाँ, उसमें क्या उद्देश्य है, जहाँ पे हम न्याय की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम भ्रातृत्व की बात करते हैं, हम भारत की एकता अक्षुण्णता की बात करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और यही नहीं, भारत के संविधान के लागू होने की तिथि की भी बारे में यहाँ पे बात की जा रही है मित्रों, राइट। 42वां संविधान संशोधन हम सभी को पता होना चाहिए। 1976 में बेसिकली ये संविधान संशोधन आया था और केशवानंद भारती मामले में यह बताया गया था कि यह सिर्फ प्रस्तावना है, यह संविधान का ही एक अभिन्न हिस्सा है। संविधान में बदलाव किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुरूप, पर याद ये रखना है कि आप मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं करें। 13 जजेस की अभी तक की भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, संवैधानिक बेंच, वो मित्रों इसी के अंतर्गत बैठी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने लायक है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इमरजेंसी में लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस इसके माध्यम से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो इस चीज को याद रख सकते हैं हम लोग, राइट। कौन कौन सी चीजों की यहाँ पे बात की गई है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है कि हमारा देश जो है वह संप्रभु है, वह इंडिपेंडेंट है। सोशलिज्म की बात की जाती है। समाजवाद की, समाजवाद क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो अंबानी है, चाहे अडानी है, चाहे वो बेसिकली कितना ही हम्बल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, सभी क्या है, समाज के, संविधान के समक्ष सेम रहने वाले हैं। फिर हम सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं हम लोग, राइट, कि सर भारत स्टेट का, भारत राज्य का एक कोई अन्य बेसिकली जो है धर्म नहीं है। स्टेट डज नॉट हैज एनी रिलीजन, है ना। देखिए जैसे पाकिस्तान का है ना, जैसे इस्लामाबाद का बेसिकली, जैसे पाकिस्तान का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखेंगे तो क्या है, वो इस्लामिक रिपब्लिक है। इसके अलावा और क्या है, प्रियम्बल में लिखा हुआ डेमोक्रेटिक लिखा हुआ। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, मतलब हमारी जो सरकार होगी उसमें जनप्रतिनिधि होंगे, वो जनता के द्वारा चुन के आएंगे। रिपब्लिक शब्द लिखा गया है, गणराज्य बोला गया है कि यहाँ पे नो वन शुड थ्रेट द फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। कोई भी व्यक्ति भारत के अंतर्गत किसी फेलो सिटीजन को इंफीरियर, नीचे नहीं मान सकता। हम सभी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वही बेसिकली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। लिबर्टी की यहाँ पे बात की जाती है कि सर यहाँ अवसर की समानता होगी, आपको बेसिकली इंडिविजुअल डेवलपमेंट के जितने भी बेसिकली मौके मिल सकते हैं वो सब दिए जाने वाले। तो राष्ट्र की एकता अखंडता की बात की जाती है, संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की जाती है। ये है भारत की प्रस्तावना मित्रों, ठीक है। अब याद रखना है आपको कि इसके कौन कौन से आर्टिकल्स बेसिकली जो हैं प्रस्तावना से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट किए गए आपके पास में। तो आप देख पाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 394 इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इसी से ही रेलेवेंट है दोस्तों, ठीक है।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भारत की मौद्रिक नीति की। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है दोस्तों, जिसमें आरबीआई के भी बेसिकली जो है 3 अधिकारी होते हैं, और 3 अधिकारी कहाँ से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं। और 3 अधिकारी कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं आपके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 3 मेंबर्स आते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी हाल ही में रेपो रेट, जिसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, उसे 6.5% पे ही रखा है। गत तिमाही में भी तीन बेसिकली यही 6.5% था, और अब भी बेसिकली इसी को 6.5% पे ही रखा गया है ना। सो इट इज अनचेंज्ड 6.5% टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, ताकि जो इन्फ्लेशन, जो एक महंगाई देखने को मिल रही, मुद्रास्फीति देखने को मिली है, उसे कहीं न कहीं नीचे लाने के लिए ब्याज दरों को इतना ही रखा गया है। सो दोस्तों, कहीं न कहीं एक रिलेशन देखने को मिलता है महंगाई के बीच में, रेपो रेट के बीच में, ठीक है ना। सो इसको आज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सर ऐसा क्या है। आरबीआई ने अभी हाल ही में, यस, सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेसिकली हाल ही रेपो रेट को अनचेंज रखा है ना। रेपो रेट क्या रेट होती है दोस्तों आपके पास में? ये होती है ब्याज दर। और इस ब्याज दर में बेसिकली ये तय किया जाता है कि हम किस दर से आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में जो है लेन देन होने वाला है फंड्स का। सो रेपो रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके पास में, और रेपो रेट से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई से बैंक्स को, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, जैसे हम बात करते हैं एसबीआई को, क्या करती हैं? इस ब्याज दर के ऊपर, रेपो रेट के ऊपर लोन देती हैं। इस बार रखा गया 6.5% के ऊपर, ठीक है। 6.5% पे वो इनको लोन देगी, मतलब पैसा आरबीआई से एसबीआई के पास में जा रहा है, ठीक है सर। और जब एसबीआई के पास में ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो एसबीआई क्या करेगा? लोन देगा। लोन देगा। अच्छा, जब लोन देगा तो लोगों के पास में ज्यादा कैश अवेलेबल होगा, ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, है ना। और जब ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति होगी, राइट। सो गुड्स और गुड्स की जो सप्लाई है वो तो बेसिकली एक निश्चित दर पे हो रही है, पर आपके पास में जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है? उसी सामान को आप 10 की जगह 11, 12 और 15 रुपए में खरीदना शुरू कर देते हैं। सो सेम अमाउंट ऑफ द कैश चेजिंग द टू लिटिल गुड। सो इसके कारण आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सो आरबीआई इस दर को, रेपो रेट को कंट्रोल करके बेसिकली बैंकों के पास में जो कैश होता है उसको मेंटेन करता है। क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट का और ब्याज दरों का, जैसे ईएमआई, किस्तें, ब्याज दरें जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। रेपो रेट जब बढ़ाया जाता है तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है, तो आरबीआई रेपो रेट को घटाता है ना। जैसे 7.5% से 7%, फिर 6.5% किया, तो इससे क्या होगा? तो बैंक भी ब्याज दर घटाएंगे, और जब बैंक ब्याज दर घटाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा लोगों के पास कैश रहेगा, ज्यादा लोगों की क्रय क्षमता होगी, राइट। तो इस रेपो रेट के माध्यम से इकोनॉमी में मनी फ्लो, कैश का फ्लो बना रहता है। आरबीआई कोशिश करती है कि सर इस रेपो रेट, इस पॉलिसी रेट के माध्यम से हम बाजार में कैश की अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। सो आरबीआई इस रेपो रेट के माध्यम से इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करती हैं, महंगाई को कंट्रोल करने का एक महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों आपके पास में, ठीक है ना। और हमारा अभी रेपो रेट काफी लंबे समय से, अगर आप देखें, यहाँ पे ये डेटा आपके सामने है मित्रों, कि अभी 2020 से ही बेसिकली 4-4.5% तक देखने को मिली थी। 2022 में लगभग हम 6% तक लेकर आए थे, और 2023 में हम 6.5% पे लेकर आए। तो मित्रों, ऐसा क्या है कि लगातार जो रेपो रेट है उसको 4% से बेसिकली जो है अभी 6.5% तक कर दिया गया है। मतलब क्या है कि सर ब्याज दरें जो है बढ़ाई जा रही है, ब्याज दरों को इंक्रीज किया जा रहा है। सर ऐसा क्यों किया? ताकि बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है उसकी भी ब्याज दरें बढ़े। अच्छा, उससे क्या होगा? कम लोग जो हैं आपके पास में लोन लेंगे। उससे क्या होगा? जब कम लोग लोन लेंगे उनके पास में कम कैश होगा, कम लिक्विडिटी होगी, उसके कारण महंगाई, इन्फ्लेशन कम होगा। सो इस रेपो रेट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो हमारा मुद्रास्फीति, जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है, जो किसने सेट किया था आपके पास में? उर्जित पटेल कमिटी के द्वारा सेट किया गया था।
कि सर हमारा 4% इन्फ्लेशन का टारगेट है, इसमें हम 2% अप एंड डाउन कर सकते हैं, 2% ऊपर हो गया तो ये 6% हो गया, और 2% नीचे हो गया तो ये 2% हो गया। बस इतना ही बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम महंगाई को इसके बीच में ले गए। अभी हमारी महंगाई कहां तक चली गई थी पिछले वर्ष तक? पिछले वर्ष के अंत में ये 7% के आसपास में इन्फ्लेशन चला गया था। अभी हमें इसको नीचे से नीचे और 6%, 5% और 4% तक लेके आना है। 4% तक अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, दैट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। सो हमारा आर्थिक विकास को और लचीला और फ्लेक्सिबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए यह कार्य किया जाता है। सो याद रखेंगे, आरबीआई की कौन सी कमेटी के द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। और यह याद रखना है आपको कि इसमें से बेसिकली 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार के, 3 आरबीआई के होते हैं। 6 में से 5 सदस्य, मतलब वोटिंग के द्वारा यह निर्णय होता है कि बैंक की ब्याज दरें, रेपो रेट क्या रखी जाएगी आपके पास में, ठीक है। 6.5% रखी गई हैं और यह याद रखने योग्य है। इसके साथ ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बताया गया है। 662 बिलियन डॉलर हमारा क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार है। इतनी विदेशी मुद्रा हमारे पास में देखने को मिलेगी। आज आप कमेंट करके बताओ मुझे एक बात, कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जिसको फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्या क्या चीजें हैं? क्या खाली हम फॉरेन करेंसी जो होती है, डॉलर, येन, स्टर्लिंग, खाली इसी को रखते हैं, या फिर हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार हम कह रहे हैं 622 मिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ठीक है, ये मेरे को आज आप कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति कब बनी थी दोस्तों? आरबीआई एक्ट जो है 1934, उसमें हमने किया बदलाव। कब किया गया ये बदलाव? वर्ष 2016 के अंतर्गत किया गया। और उसके पश्चात हमने जो है आरबीआई के अंतर्गत एक नया मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक कमेटी बनाया, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में के 6 मेंबर्स हैं, 3 सरकार के हैं, 3 आरबीआई के हैं। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? जो आरबीआई के गवर्नर है, जैसे हमारे शशिकांत दास जी हैं अभी, वो इसके पदेन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। मित्रों, यहां तक ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हैं और महत्वपूर्ण है। रेपो रेट, है ना, रेपो रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के बारे में एक वक्तव्य दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही कह रहा है कि जो हमारे आरक्षण है, इस आरक्षण को हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि इसका फायदा नीचे के बॉटम लेवल के जो एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, वहां तक पहुंचे। कि सर जो आरक्षण है ये एक पॉजिटिव एक्शन है, सकारात्मक निर्णय जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं पॉलिसीज के अंतर्गत, नीतियों के अंतर्गत। पर हमें याद रखना चाहिए कि आज से 50 वर्ष पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसीज को अभी हम 21वीं शताब्दी में भी लगाते रहेंगे तो ये तो गलत है। ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास में नीतियां हैं वह विकासशील हो, वह परिवर्तनशील हो, वह ऑर्गेनिक हो, आपके पास में प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। इसी के अंतर्गत उन्होंने यह कहा है कि सर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंतर्गत उनको उपवर्गीकृत किया जाना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जैसे एससी वर्ग है ना, उसकी मात्र कुछ कम्युनिटीज है, कुछ उसमें जो कास्ट है या कुछ जातियां शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत, उन्हीं को सारा का सारा फायदा मिल रहा है, उन्हीं को जॉब मिल रहा है, उन्हीं को एजुकेशन मिल रहा है। बाकी का जो बॉटम लेवल है, बाकी का जो और भी तो जातियां हैं, उनको कितना लाभ मिला है? राइट, तो इन्हें उपवर्गीकृत किया जाना चाहिए। जिनको लाभ मिल चुका है अब उन्हें बेसिकली एससी लिस्ट में, या तो जैसे ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी ले रहे हैं वैसे हटा दिया जाए, या फिर उनके लाभ कम कर दिए जाएं। बाकी जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है पिछले 50-75 साल में, अब उन्हें बेसिकली जो है वो फायदा मिलना चाहिए। देखिए, पहले 2004 में एक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और याचिका आई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस उपवर्गीकरण का या सब क्लासिफिकेशन को, है ना, मना कर दिया था। गवर्नमेंट को मना कर दिया था कि आप ऐसे सब क्लासिफाई नहीं कर सकते, है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि सर ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, अवसर की समानता जो है सबको नहीं मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अब यहाँ पे केंद्र ने अपना रुख बहुत ही क्लियर कर दिया। केंद्र ने कहा है कि सर ओपन कैटेगरी और पिछड़े वर्ग के बीच में जैसे कंपटीशन होता है, ठीक है ना, वैसे ही आपके पास में पिछड़े वर्गों के भीतर भी, तो जैसे एससी है ना, शेड्यूल कास्ट है, इसमें भी कई सैकड़ों कास्ट है ना, कई सैकड़ों जाति आती है इसके अंतर्गत। उसमें से मात्र कुछ दर्जन जातियां हैं, 5, 10, 15, 20 कास्ट है जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है। अभी बाकी और भी तो है, मात्र 20% लोगों को 80% फायदा मिल गया, बाकी 80% जनता है उनको नहीं मिल पाया। तो सर ये तो गलत है। तो इसी तर्क पे वो कह रहे हैं कि सर जो शेड्यूल कास्ट है इनका उपवर्गीकरण करना चाहिए, इनके भीतर भी असमानता है और इस असमानता को हम अपनी नीति में सुधार करके
रोक सकते हैं, इसका सुधार कर सकते हैं। और शुरुआत से ही जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के अंतर्गत हो, चाहे वो रोजगार के अंतर्गत दिया जा रहा है, वो तर्क संगत रहा है इस चीज को देख करके कि सर एक पारंपरिक दृष्टिकोण से, ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से जो है इनके साथ में जो है बहुत ही गलत हुआ है। सो हम दे रहे हैं। बट उसमें से आप देखेंगे जैसे कोई एक आईएएस ऑफिसर एससी एसटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, उसने एजुकेशन में भी रिजर्वेशन लिया है, उसने जॉब में भी आईएएस बनने के लिए रिजर्वेशन लिया है, उसने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लिया है। यही नहीं, उसके जो बेटा बेटी है उनको भी एजुकेशन में, उनको भी जॉब में, अगर वो आईएएस बन गया तो भी रिजर्वेशन। अब सोचिए एक आईएएस बनने के बाद तो उनका क्या हो चुका है, स्तर सुधर चुका है। पॉजिटिव एफर्मेशन या फिर सकारात्मक कदम का यही तो रिजल्ट था ना कि सर इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको समाज के अंदर इकोनॉमिक और सोशल कंटेक्स्ट में सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में लाया जाए। पर जब लाया जा चुका है तब हम क्या कर रहे हैं, आर वी रियली डूइंग द राइट थिंग? सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वास्तविक उद्देश्य तो ये है कि आरक्षण का लाभ जो है वो सब तक प्रसारित हो और उसकी गहनता, इंटेंसिटी जो है वो बॉटम तक पहुंचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके पास में कि सर जो आरक्षण की नीतियां हैं उसमें जो हमारे जैसे समाज में बदलाव हुआ है, गतिशीलता है, उसके साथ साथ उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। 50 साल पुरानी आरक्षण व्यवस्था बरकरार रखना कहीं न कहीं समय के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाती है कि सर हम एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये कहा कि बिल्कुल आप ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो कास्ट है आपके पास में वो सोशल हायरार्की का स्टेटस एग्जैक्टली नहीं दिखाती। तो इस उपवर्गीकरण से डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, और जब भी डेटा हमारे पास में आता है तब हमारे पास में राइट पिक्चर पहुंच पाती है। कुछ अभ्यास प्रश्न है मित्रों, इसको सॉल्व करके बताइएगा। कुछ संगठन और निकाय बताए गए, इन निकायों में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। एक है, दो है, तीन है, या चारों ही बेसिकली संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। आरबीआई की विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब हो गया आपके पास में कि आप ब्याज दरें कम कर रहे हैं ताकि लोगों के पास में ज्यादा पैसा पहुंचे, है ना। तो अगर आरबीआई कभी भी अपनी रेपो रेट कम करता है, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी रखता है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति रखता है, तो उनमें से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो क्या चीज इन्वॉल्व होगी और क्या चीज नहीं होगी वो बताइएगा मुझको आप लोग, ठीक है ना। आपके पास में 3 ऑप्शन है और सही उत्तर का आपको सिलेक्शन करना है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। I'll see you on Monday again with the next session. Thank you. Don't forget to download the PDF of this class from this Telegram handle. Thank you, Bacha Party. Jai Hind.